बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, बड़ी बड़ी ख़बरों के साथ हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कल रात एक निजी टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में एक बहुत बड़ी बात कह दी है। अब देखना यह है कि इसके ऊपर क्या काम होगा। अपने इस वीलॉग में तफसील से डिस्कस करेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जो है वो दोनों लंदन में हैं और एक बड़ा प्लान मुरतब हो रहा है। उस प्लान का जो इम्पेक्ट है वो पाकिस्तान की सियासत में कहाँ आएगा, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का शिकार बनाए जा रहे हैं वो है इमरान खान। उनके लिए कौन सा प्लान मुरतब किया जा रहा है, ये बड़ा अहमियत का हामिल है। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोर्ट से रुजू किया जा रहा है। कल दूसरी बार पुलिस ने जो है वो इनकार कर दिया उनकी गिरफ्तारी से। अब राना सनाउल्लाह पहले जो हैं वो ज़मानत कबलस गिरफ्तारी कराते हैं या गिरफ्तारी देने के बाद अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। कहा यह जाता है कि उनकी बेगम को जो है वो रिश्वत के तौर पर जो है वो फार्म हाउसेस की ज़मीन अलॉट की गई या फार्म हाउसेस अलॉट की गई। ये एक मामला ही अलग है। ये सियासी नौइयत का अगर केस होगा तो ये हम देख सकते हैं कि माजी में भी ऐसे बहुत सारे केसेस जो है ना वो रहनुमाओं पे बने या बहुत सारे ऐसे लोगों पे बने जो वजारत की कुर्सी पर बरजमा थे, और उसके बाद हुआ क्या, हासिल वसूल क्या हुआ। इंसाफ ज़रा मुश्किल से मिलता है लोगों को, मगर मिल ही जाता है। मामलात क्या हैं इस वक्त? जो सबसे बड़ी तहलका खेज़ खबर है वो है कामरान टिसोरी की। कामरान टिसोरी ने कल पहला इंटरव्यू दे दिया गवर्नर सिंध का हल्फ उठाने के बाद। उन्होंने इस चीज़ का अदा किया कि वो सिंध हुकूमत, विफाक और अपनी पार्टी की दरमियान जो है वो रवाबित पुल का किरदार अदा करेंगे। पहले तो उनके गवर्नर बनने पे ही बहुत सारे मामलात ख़राब होते नज़र आ रहे थे, और एक तरफ जो है ना ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उनको गवर्नरशिप कैसे अलॉट कर दी गई, जो कि अभी नए नए लैंड हुए हैं, और इन्हीं की वजह से फ़ारूक सत्तार को पार्टी से बाहर किया गया था। अब फ़ारूक सत्तार का स्टेक कहाँ है? अगर तो ये गवर्नर सिंध बन गए हैं तो सवाल एक आप सबके लिए है कि इनको कहाँ पर रखा जाएगा। यानी कि फ़ारूक सत्तार को वापस पार्टी में लिया जाएगा या फिर वही कारकुन की हैसियत से जो है वो पार्टी में अभी भी उनकी नाअहली नहीं की गई, जबकि उन्होंने अपनी एक ख़ुद अलग पार्टी जमात बना ली है। इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, सदर मुमलिकत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कल एक निजी टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की मशावरत जो है निचली सतह पे हो जाए, यानी कि वज़ीर आज़म, अपोजिशन जमातें हों या फिर इत्तेहादी जमातें हों, उन तक जो है वो नाम ज़ेर गौर हो और फाइनलाइज हो के मेरे पास नोटिफिकेशन समरी आ जाए तो मैं दस्तखत कर दूं। और मैं चाहता ये हूँ कि इस वक्त की हुकूमत और अपोजिशन बेसिकली इमरान खान पार्लियामान में तो वापस नहीं आए, तो हुकूमत के पास कोई अपोजिशन का काम करने वाला नहीं है। तो इसलिए जो भी हुकूमत फैसला करेगी उसके ऊपर मनोअन अमल कर देंगे सदर मुमलिकत। अब कहने का मकसद उनका ये था कि इमरान खान को भी जो है वो मना रहे हैं कि हुकूमत से बात करने में, और इमरान खान हुकूमत को मना रहे हैं इमरान खान से बात करने में, क्योंकि उन्होंने कल के इंटरव्यू में कैटेगोरिकली ये बात की कि दोनों एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क होता जा रहा है, इसका भी उन्होंने एतराफ़ किया। दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि 6 माह रह गए हैं इलेक्शन में। क्यों, कैसे? 2023 का ही उन्होंने कह दिया कि इलेक्शंस तो अभी नहीं हो रहे, इलेक्शन 2023 में ही होंगे। और अगर अगस्त तक ये हुकूमत जो अभी इस वक्त इत्तेहादी जमातों का मुरब्बा है वो रहती है तो फिर ये इलेक्शन जो है शायद अगले साल के दिसंबर तक जाएं, क्योंकि अगर अगस्त तक ये हुकूमत रहती है तो 3 माह का तो एंटरिम गवर्नमेंट का पीरियड होता है। उसके बाद 1 माह का इजाफी टाइम ले लिया जाता है कि इलेक्शंस कराने में, उनकी सेटिंग करने में ECP जो है वो अपना टाइम फ्रेम दे देता है। खैर, यहाँ पे ये बात तो तय हो गई कि इस साल इलेक्शंस नहीं हैं। इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल दें या ना दें, इलेक्शंस नहीं हो रहे। सदर मुमलिकत पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी का मैं आपको कोट मनोअन बता रहा हूँ, कोट अन कोट बता रहा हूँ कि ये उन्होंने कहा। अब दूसरी जानिब आ जाते हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा तकरीबन 3 साल की दूरी के बाद दोनों मिले हैं, और इन दोनों के मिलने के लिए बहुत सारे जतन किए गए। पासपोर्ट मिला, एक ही दिन में फ्लाई करके वो चले गए, ये सबको बात ये पता है। मगर जो बात ये नहीं पता वो ये है
कि इस वक्त जो काम किया जा रहा है, अब अपनी पार्टी को क्लियर करने का काम किया जा रहा है। इसहाक डार को लैंड करवा दिया गया। इसहाक डार जो कल तक जिनकी जायदाद की नीलामी हो रही थी, और आज जो है वजारत ख़जाना की कुर्सी के ऊपर बैठ चुके हैं, और अब मुल्क की मईशत को कौमी धारे में लाने के लिए, बेसिकली मुल्क की मईशत को अच्छा करने के लिए काम करने की कोशिशें कर रहे हैं। मगर ये कोशिशें वही कोशिशें हैं जो पीटीआई कर रही थी। अब सिनेरियो और सवाल ये दोनों पैदा हो रहे हैं कि क्या पीटीआई का स्टैंड गलत था, पीटीआई की मईशत की बहाली के लिए जो काम वो कर रही थी वो गलत थी। अब ये बात समझाए कौन और समझे कौन, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे सियासी टाकरा चल रहा है, और इस सियासी टाकरे में ऐसी फिजा कायम हो चुकी है कि एक जानिब हुकूमत कहती है कि पिछली हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया, और पिछली हुकूमत कहती है कि इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क किया। अब अगर एक टेक्निकल एनालिसिस किया जाए तो पिछले 6 माह में 80 रुपये डॉलर की जो है ना वो मामलात इधर से उधर हुए, यानी कि टोटल डॉलर 170 रुपये जब इमरान खान के दौर में था तो तकरीबन 80 रुपये का फ्लक्चुएशन आया। 160 से 170 रुपये के दरमियान था। माजरत के साथ अगर कहीं ज़रा सी भी ऊंच नीच, क्योंकि हम 2-3 रुपये का गैप आपको रख के इसलिए बता रहे हैं कि ऊंच नीच होती है। अब सीन ये है कि 70 रुपये, तकरीबन 70 से 80 रुपये का जो ब्रेक डाउन आया, 250 तक गया। एलसी नहीं खुल रही थी, 260 और 262 रुपये में भी एलसी खुली है। उसने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। कैसे किया? क्योंकि 160 रुपये या 170 रुपये भी अगर आप डॉलर रखते हैं तो 80 रुपये का मतलब ये है कि आपने 50% डॉलर की कीमत को बढ़ा दिया। अब 50% का मतलब ये आता है कि आपकी महंगाई, आपका मुतवसत तबका तो नीचे गुर्बत की लकीर से नीचे आ गया, और जो अमीर तबका था वो भी मुतवसत तबके में आ गया। अब महंगाई इतनी थी, जो गरीब था वो गरीब से गरीब तर हो गया। इसने अशियाओं का वो बेड़ा गर्क किया है कि जो 200-300 रुपये तेल पर लीटर मिलता था वो 450-500 रुपये तक जा पहुंचा। अब लोगों की कुव्वत ख़रीद थी नहीं। ये तो भला हो माजरत, ये तो भला हो सैलानी, छिपा और जेडीसी जैसे दस्तरखानों का, कि जिन्होंने लोगों को जो है ना वो पेट भरने के लिए बड़े बड़े लंगर खाने ओपन किए हुए थे। बाय द वे, इमरान खान ने भी लंगर खाने ओपन किए थे और क़याम गाहें ओपन की थी, मगर उसको बंद कर दिया गया, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है, जिसकी वजह से लोग और भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। ये काम जो लंगर खाने और क़याम गाहों का काम किया गया था, ये इंटरनेशनल सतह के ऊपर देखकर इसकी आइडियोलॉजी लेके काम किया गया था, क्योंकि लेबर तबके को सबसे ज़्यादा मुश्किलात यही चीज़ें आती हैं, और इसी वजह से उन्होंने जो निचला तबका है उसको सपोर्ट किया। खैर, उसको बंद कर दिया गया, कोई इशू नहीं। हर हुकूमत का अपना अपना स्टांस होता है, मगर इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि चोरी डकैतियों में इजाफा हो गया। अगर आप आज नंबर्स निकालें तो आपको मालूम होगा कि कितना ज़्यादा जो है ना पिछले 6 माह में चोरी डकैतियाँ जो है वो उसके फिगर्स में इजाफा हुआ। फिर उसके बाद सैलाब ने जो है ना वो बेड़ा गर्क कर दिया। सैलाब ने जो है ना मुतासरीन को जो है कहीं का नहीं छोड़ा। अपनी ज़मीनों से, अपने घरों से दरबदर होके वो जिन जिन इलाकों में आए तो वहाँ पर उनको खाने पीने की फैसिलिटीज़ कराची के अलावा और बहुत सारे जगहों में नहीं मिल पाई उस तरह से जिस तरह कराची में मिली। अब कराची में भी आ गए, अब उनको और चीज़ें थी। बहुत से लोग, चाहे वो मुकामी हो या गैर मुकामी, कराची में रहें, कोई इशू नहीं है, मगर यहाँ पर जो साल से गैर मुकामी थे, गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रहने वाले लोग थे, उसमें किसी भी बरादरी से कोई चीज़ का ताल्लुक हो, उन्होंने चोरी डकैतियों में इजाफा कर दिया। नाम सैलाब मुतासरीन का भी आ गया इसमें। यहाँ पे एक इम्पैक्ट ही अलग आ गया। सियासत में लसानियत का रुख आ गया, रंग पड़ गया। इसी लसानियत के रंग से मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है वो अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट थी, जिसको 2016 में तोड़ा गया एक हिमाकत की वजह से, फिर उसके बाद 2018 में दोबारा वो टूटी पार्टी, और दोबारा टूटने की जो वजह थी वो आज गवर्नर सिंध बन गए हैं, और जिनकी वजह से उस वक्त के सरबरा को हटाया गया, वो आज भी जो है ना वो ये सोचने पे मजबूर हैं कि मेरा ताल्लुक़ कहाँ है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं किस जगह फॉल करता हूँ। ये है बड़ा सवालिया निशान, क्योंकि फ़ारूक सत्तार इस वक्त इस कशमकश में ज़रूर होंगे कि क्या मुझे वाकई दोबारा मुत्तहिदा की ओनरशिप मिलेगी, सरबराही मिलेगी, या फिर मैं वैसे ही एक अदना कारकुन के तौर पर मुत्तहिदा में शमूलियत इख्तियार करूँगा। वो MQM पाकिस्तान हो चुकी है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर या इस वक्त की सरबराही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के पास है। अब कामरान टिसोरी को
गवर्नर सिंध अनाउंस किए जाने के बाद मुत्तहिदा का कोई भी जवाब सामने नहीं आ पाया, मगर कहा यह गया कि पहले जो 5 नामों की मुशावरत की गई थी उसके ऊपर कोई भी इत्तफाक राय नहीं हुआ। उसके बाद 2 नाम भेजे गए, उसमें से कामरान टिसोरी को सिलेक्ट किया गया। इस्टेब्लिशमेंट का काम था, वफाकी हुकूमत का काम था, या सदर पाकिस्तान का काम था? क्योंकि सदर पाकिस्तान ने नोटिफाई किया। कल रात में कामरान टिसोरी ने अपना पहला इंटरव्यू भी दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि मैं ब्रिज का किरदार अदा करूँगा। हमारी कोलिशन गवर्नमेंट के जितने भी मौजूद मेंबरान हैं, जो सरकर्दा रहनुमा हैं, उनके साथ MQM के मामलात को सही करूँगा और इन मामलात को सही करने में अपना तमाम तर वक्त सर्व करूँगा और आवाम की खिदमत करूँगा। अब देखना ये है कि सोने का ताजिर आवाम की खिदमत किस तरीके से कर सकता है, क्योंकि इस वक्त गवर्नर सिंध की कुर्सी जो है वो इमरान इस्माइल के बाद खाली हुई। अब माजी में इशरतुल इब्बाद 15 साल गवर्नर सिंध रहे, मगर उन्होंने उस वक्त की मुत्तहिदा के साथ क्या मामलात किए, कैसे देखा उसको, विफाक और सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर कैसे उन्होंने मुत्तहिदा के मामलात को चलाया, या फिर कराची के हालात, सिंध के हालात को बेहतर बनाया। आज सिंध डूबा हुआ है। इस वक्त सिंध की हुकूमत जो है वो सबसे ज़्यादा बहाली के काम पे काम कर रही है, और देखना यह है कि उस बहाली के काम से कितना रिलीफ मिलता है। अगर लोगों को रिलीफ ना मिला तो लोग फिर उस सतह पे चले जाएंगे या उस नहज पे चले जाएंगे जहाँ से वापस मुड़ना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इस वक्त तबाही चारसू फैली हुई है सिंध में। सिंध का जो हर इलाका है वो डूबा हुआ है, जो कि सबके लिए लम्हा फ़िक्रिया है। देखना यह है कि इस वक्त इमरान खान की सियासत कहाँ जा रही है। नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ का जो तैयार करदा मंसूबा है कि इमरान खान को और ऑडियो लीक्स के थ्रू जो है वो बदनाम किया जाए या उसकी हकीकत सामने लाई जाए, अनबाइस चीज़ों के हवाले से हम आपको बताते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी मोटी चीज़ों के बारे में मालूमात मिलती रही होंगी। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ बड़ी हैरत अंगेज़ और तहलका खेज़ इंकशाफात से भरपूर चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। देखना ना भूलिएगा, कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।